सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो चलिए आज की कक्षा शुरू करते हैं। कक्षा शुरू करने से पहले जरूरी बात है, आज की कक्षा हम लोग कर रहे हैं तो वो कक्षा 10 का द्वितीय अध्याय हिंदी का, जिसका नाम है विष के दांत। इस कहानी के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। आपको ये वीडियो पूरा देखना है, शुरू से अंत तक देखना है। सबसे पहले आपको लेखक परिचय के बारे में बताएंगे, फिर कहानी सुनाएंगे, उसके बाद फिर शब्दार्थ आपको लिखनी है और फिर अंत में प्रश्न उत्तर लिखना है। शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर का आपको शेयर कॉपी बना लेना है और उसे याद करनी है। ये वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करना है। वीडियो को लाइक करना है। कमेंट के जो भी क्वेश्चन इस कहानी से रिलेटेड है या संबंधित है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उसका भी हम उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कहानी। और जिसके नाम क्या है कहानी का, तो विष के दांत। और इसके लेखक का नाम क्या है? नलिन विलोचन शर्मा। तो चलिए आज की कहानी हम लोग शुरू करते हैं और लेखक के बारे में कुछ जानते हैं। नलिन विलोचन शर्मा, और इनका जन्म कब हुआ था? तो 18 फरवरी 1996 में हुआ था। कब हुआ था? 18 फरवरी 1996। और ये मुख्य रूप से कौन सी भाषा बोलते थे? भोजपुरी बोलते थे। और साथ ही साथ ये दर्शन और संस्कृत के क्या थे? प्रख्यात विद्वान महापोध्याय पंडित रमावतार शर्मा जी के ज्येष्ठ पुत्र थे। तो यानी कि इनके पिता का नाम क्या था? पंडित रमावतार शर्मा। और इनकी माता का नाम था रत्नावली शर्मा। और उनके व्यक्तित्व निर्माण में पांडित्य के साथ उनकी प्रगतिशील दृष्टि की भी बड़ी भूमिका थी। वे स्कूल की पढ़ाई पटना कॉलेजिएट स्कूल से हुई और बाद में फिर पटना विश्वविद्यालय से उन्होंने संस्कृत और हिंदी में एमए किया, यानी कि डबल एमए किया। वे हर प्रसाद दास जैन कॉलेज, हर प्रसाद दास जैन कॉलेज आरा, जो कि आरा में है, और रांची विश्वविद्यालय, जो कि रांची में है, और अंत में फिर पटना विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहे, यानी कि यहाँ पे उन्होंने पढ़ाया। और सन 1959 में वे जो है पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष हुए। और फिर ये मृत्यु तक इसी पद पर बने रहे। और इनकी मृत्यु कब हो गई थी? मृत्यु हो गई थी 12 सितंबर 1961 को। यानी कि 1959 से लेकर 1961 तक वे हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। कहाँ पे? तो पटना विश्वविद्यालय। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी कविता में प्रपद्यवाद के प्रवर्तक और नई शैली के आलोचक नलिन जी की रचनाएं इस प्रकार, जैसे कौन कौन है? तो दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास और दर्शन, मानदंड, हिंदी उपन्यास विशेषता प्रेमचंद, साहित्य तत्व और आलोचना, आलोचनात्मक ग्रंथ में कौन कौन हो जाएगा? तो विष के दांत। और फिर 17 असंग्रहित पूर्व छोटी कहानियां। कहानी संग्रह में बात करेंगे केसरी कुमार और केसरी कुमार तथा नरेश के साथ काव्य संग्रह में किए थे। और फिर बात करें आगे तो नकेन के प्रपद और नकेन दो, और सदल मिश्र के ग्रंथावली, अयोध्या प्रसाद खत्री स्मारक ग्रंथ, संत परंपरा और साहित्य आदि संपादित ग्रंथ हैं। यानी कि इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी, सारी एक से बढ़कर एक। चलिए आगे बढ़ते हैं, इनके बारे में जानते हैं। आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ नलिन विलोचन शर्मा की कविताओं से हुआ और उनकी कहानियों में मनोवैज्ञानिकता के तत्व समग्रता से उभर कर आए हैं। आलोचना में वे आधुनिक शैली के समर्थक, यानी कि वो आधुनिक शैली में, आलोचना के जो आधुनिक शैली थी उसके वो क्या थे? समर्थक थे। और वे कथ्य, शिल्प, भाषा आदि सभी स्तरों पर नवीनता के आग्रही लेखक थे और उनमें प्रायः परंपरागत दृष्टि एवं शैली का निषेध तथा आधुनिक दृष्टि का समर्थन किया। यानी पहले से जो जो चली आती है परंपरा, उसका क्या किया? निषेध किया। यानी कि उनसे
किनारा करते हुए इन्होंने नई शैली को ही उजागर किया है और उसी के अनुसार इन्होंने अपनी सारी किताबें लिखी हैं। आलोचना में उनकी भाषा गढ़ी हुई संकेतनात्मक है और उन्होंने पुराने शब्दों को नया जीवन दिया, जो आधुनिक साहित्य में पुनः प्रतिष्ठित हुए। कहानी विष के दांत और अन्य कहानियां नामक कहानी संग्रह से ली गई है। कौन सी कहानी? ये जो विष की कहानी ली गई है, विष के दांत तथा अन्य कहानियां नामक कहानी संग्रह से ली गई है। और यह कहानी जो है मध्य वर्ग के अनेक अंतर विरोधों को उजागर करती है, यानी कि मध्य वर्ग परिवार में किस तरह से अंतर विरोध चलता है, वहाँ पे किसको प्रीफरेंस दिया जाता है, यानी किसको आगे बढ़ाया जाता है, किसको पीछे छोड़ दिया जाता है। जैसे बात करें तो मध्यवर्गीय परिवार में अक्सर बेटी को क्या कर दिया जाता है, पीछे छोड़ दिया जाता है, यानी लड़की को छोड़ दिया जाता है। यानी लड़की पढ़ रही है तो ठीक है, नहीं पढ़ रही नहीं पढ़ रही तो। और वहीं लड़कों के लिए ज्यादा से ज्यादा शिक्षा की क्या कर दी है, व्यवस्था की जाती है। तो यही सब पे आधारित यहाँ पे कहानी है। कहानी का जैसा ठोस सामाजिक संदर्भ है और वैसा ही समस्त मनोवैज्ञानिक आशय भी। जिस कहानी जिस तरह से समाज पे आधारित है, उसी प्रकार मनोविज्ञान पर। आर्थिक कारणों से मध्यवर्गीय के भीतर ही एक और शेर साहब जैसे की एक श्रेणी उभरती है, वहीं जो अपनी महत्वाकांक्षा और सफेद पोशी के भीतर लिंग भेद जैसे कुसंस्कार छिपाए हुए। तो दूसरी ओर गिरधर जैसे नौकरी पेशा निम्न मध्यम वर्गीय व्यक्ति की श्रेणी है, जो अनेक तरह की थोपी गई बंदिशों के बीच अपने अस्तित्व को बहादुरी एवं साहस से बचाए रखने के लिए संघर्षरत है। यह कहानी सामाजिक भेदभाव, लिंग भेद, आक्रामक स्वार्थ की छाया में पलते हुए प्यार दुलार के कुपरिणामों को उभारती हुई सामाजिक समानता एवं मानवाधिकार की महत्वपूर्ण वानगी पेश करती है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी का नाम है विष के दांत। इस कहानी में जो शुरू करते हैं, सबसे पहले तो बात करते हैं सेन साहब की। सेन साहब जो एक मध्य वर्गीय परिवार का मुखिया है और जिनके जो है पास एक नई मोटर कार बंगले के सामने बरसाती में खड़ी। बरसाती मतलब शेड होता है, घर के आगे जो शेड होता है उसी को बरसाती कहते हैं। और काली चमकती हुई स्ट्रीम इंड, जैसे कि कोयल घोंसले की एक घोंसले में कि कब उड़ जाए। सेन साहब को इस कार पर क्या था, नाज था। यानी कि नाज बात करें तो क्या था, गर्व था, गुमान था। गर्व था, गुमान था, यानी कि वो इस कार के कारण अपने आप पे क्या करते थे, गर्व करते थे, मेरे पास ये कार है और दूसरों के पास नहीं। बिल्कुल नई मॉडल, ये कार जो थी बिल्कुल क्या थी, नई मॉडल थी और 7,500 में आई थी। उस समय की बात है, उसमें ये कार 7,500 में आई थी। 7,500 का दाम सुन के आप लोग ये मत समझिएगा कि ये कार सेकेंड हैंड थी, क्योंकि ये जो 7,500 है, ये कब की बात है, ये बात है लगभग 1950 के आसपास, यानी भारत को जब आजादी मिली थी उस समय। तो काला रंग, चमक ऐसी कि अपना मुंह देख लो, यानी कि पूरी तरह से चमकीली कार थी। और कहीं पर एक धब्बा दिख जाए तो क्लीनर तथा शोफर की शामत आए समझे। क्लीनर क्लीनर मतलब क्या होता है, क्लीनर मतलब होता है गाड़ी को साफ करने वाला। और शोफर, शोफर मतलब आप लोग को बहुत सारे को नहीं पता होगा तो चलिए बता देते हैं। शोफर का मतलब होता है ड्राइवर। क्या होता है, ड्राइवर, यानी कि गाड़ी को चलाने वाला जो ड्राइवर होता है उसी को क्या कहा जाता है, शोफर कहता है। और सेन साहब की सख्त ताकीद थी। ताकीद मतलब बात करें तो निर्देश, यानी कि सेन साहब ने पूरी तरह से निर्देश दे के रखा था कि खोखा को गाड़ी के पास आने भी नहीं देना है, फटकने भी नहीं देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वही कहानी के दूसरी हिस्से का बात करें तो लड़कियां तो पांचों बड़ी सुशील थी, यानी कि सेन साहब को कितनी लड़कियां थी, 5 लड़की थी और पांचों क्या थी, सुशील थी।
चलिए, और पांच पांच ठठरी और सो भी लड़कियां, तहजीब और तमीज की जीती जागती मूरत थी। तहजीब की बात करें तो तहजीब मतलब क्या होता है, उसका व्यवहार कैसा है, ठीक है। और तमीज, तहजीब मतलब उसकी पहनावा, तहजीब की बात करें तो उसका क्या मतलब हो गया, पहनावा। पहनावा यानी पांचों लड़की का पहनावा क्या था, एकदम अच्छा था, अच्छे से पहनती थी, जैसे कपड़े पहनना चाहिए उस तरीके के कपड़े पहनती थी। और तमीज मतलब बातचीत करना, किसी से भी बातचीत जो करती थी किस ढंग से करती है, उसी को क्या कहा जाता था, तमीज। तो तहजीब और तमीज दोनों अच्छी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिस्टर और मिसेस सेन ने उन्हें क्या करना चाहिए यह सिखाया हो या नहीं, लेकिन क्या नहीं करना चाहिए इनकी इसकी उन्होंने ऐसी तालीम दी कि बस। यानी कि लड़की को क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या करना चाहिए ये सिखाया कि नहीं सिखाया, लेकिन ये जरूर सिखाया क्या नहीं। यानी कि पाबंदियां इसी में दिख रही है कि आपको ये नहीं करना है, मतलब आप पाबंदियां लगा रहे हैं। उस तरीका से पूरी लड़कियों पे क्या थी, उसमें पाबंदियां लगाई हुई थी, किसने, सेन साहब ने। आगे, लड़कियां क्या है, कठपुतलियां, और उनके माता पिता को इस बात पर गर्व है। यानी कि लड़कियों को जैसे कहते थे वैसे करते थे। लड़कियों को अगर कह दिए दिन में कि दिन है रात है तो वो लड़कियां मान लेती थी क्या है, रात है। यानी लड़कियों को जो कह दिए वो उसी बात को मान लेते थे। वे कभी किसी चीज को तोड़ती फोड़ती नहीं थी। लड़कियां जो थी घर में किसी भी तरह का कोई भी चीज तोड़ फोड़ नहीं करती थी। वे दौड़ती हैं और खेलती भी हैं, लेकिन सिर्फ शाम के वक्त। और चूंकि उन्हें सिखाया गया है कि ये बातें उनकी सेहत के लिए जरूरी है, वो खेलती भी है इसलिए शाम के वक्त, क्योंकि उसको सिखाया गया है ये जरूरी है शरीर के लिए, इसलिए वो खेलती है, वरना खेलती भी नहीं। वे ऐसी मुस्कुराहट अपने होठों पर ला सकती हैं कि सोसाइटी की तारिकाएं भी उनसे कुछ सीखना चाहें तो सीख लें, पर उन्हें खिलखिलाकर किलकारी मारते हुए किसी ने सुना भी नहीं। यानी कि सोसाइटी का बात करें तो वहाँ पे जो समाज होता है, शिष्ट समाज होता है, तो उसकी बात कर रहे हैं, तो वो उस तरीका से उसकी सोसाइटी थी, उसकी इस तरीका से शिष्टता उसमें डाल दी थी उनके माता पिता ने, सेन साहब और उनकी पत्नी ने, कि वो कभी खिलखिलाकर हंसती भी, किलकारी मारकर हंसती भी नहीं। और सेन साहब परिवार के मुलाकाती रश्क के साथ अपने शरारती बच्चे से खींच कर कहते हैं, एक तुम लोग हो और मिसेस सेन साहब की लड़कियां, अब ये फूल का गमला तोड़ने के लिए बना है, तुम लोगों के मारे घर में कुछ भी नहीं रह सकता। सोसाइटी के लिए जो भी महिलाएं थे वो इनका उदाहरण देती थी कि वो कैसी लड़कियां हैं, किस तरीका से रहती हैं, इस बात पे सीखो। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो जहां तक सेन साहब की परिवार की लड़कियों का सवाल है, उनमें मोटर की चमक दमक को कोई खास खतरा नहीं था। अगर सेन साहब की बात करें कि उसके परिवार से, तो उसके परिवार से मोटर के चमक दमक को कोई खतरा नहीं था, लेकिन खोखा भी तो था। अब यहीं से खोखा नाम का एंट्री होती। तो खोखा भी तो था, खोखा जो एक ही है, सबसे छोटा है, और खोखा उम्मीद बुढ़ापे की आंख का तारा। खोखा ना उम्मीद बुढ़ापे की आंख का तारा है। और खोखा कौन था, सेन साहब की पांच लड़कियां थी और एक लड़के थे, और उसी एक लड़के का नाम क्या था, खोखा। इसलिए कहा गया है बुढ़ापे की आंख का तारा। यह नहीं कि मिसेस सेन अपना बुढ़ापे का कोई ताल्लुक किसी हालत में मानने को तैयार हो, और सेन साहब तो सचमुच बूढ़े नहीं लगते। यानी कि मिसेस सेन साहब भी अपने आप को बूढ़ी नहीं मानते थे, और सेन साहब भी नहीं मानते थे। ताल्लुक का बात करें तो ताल्लुक का अर्थ क्या होता है, ताल्लुक का अर्थ होता है संबंध।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन मानने लगने की बात छोड़िए, हकीकत तो यह है कि खोखा का आविर्भाव तब जाकर हुआ था जब उसकी कोई उम्मीद दोनों को बाकी नहीं रह गई थी। हकीकत मतलब होता है, हकीकत मतलब जो सच्चाई है, सच्चाई तो यही है कि उनको खोखा तब पैदा हुआ था जब वो लोग उम्मीद छोड़ चुके थे कि उनको बेटा भी होगा, क्योंकि 5 बेटियां हो चुकी थी। और अविर्भाव का अर्थ बोले तो उत्पत्ति या प्रकट, यानी वही चीज जन्म लेना। अविर्भाव यानी उत्पत्ति या जन्म लेना या प्रकट होना। चलिए, खोखा जीवन के नियमों का अपवाद था। खोखा जो था वो जीवन के नियमों का अपवाद था, यानी कि उसके लिए कोई भी नियम नहीं था। यह अस्वाभाविक नहीं था कि घर के नियमों का भी अपवाद हो, और इस तरह मोटर को खतरा हो सकता था तो खोखा से ही, क्योंकि खोखा घर में किसी भी नियम को नहीं मानता था। जिस तरीके से 5 लड़कियां मानती थी, खोखा उन सब में सारे नियमों से वो अपवाद था, यानी कि वो कोई नियम तोड़े या ना तोड़े, या नियम को पालन करे या ना करे, उसके लिए उसको कोई भी बंदिश नहीं थी, उसको कोई भी नाता नहीं करते थे। बात ऐसी थी कि सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती, सेन साहब की 5 लड़कियां का नाम क्या थी? सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती। पांचों हुई तो उनके लिए घर के अलग नियम थे, दूसरी तरह की शिक्षा थी, और खोखा के लिए अलग दूसरी, यानी 5 लड़कियों के लिए नियम भी अलग, उनको रहने ढंगने का तरीका भी अलग, उनको पढ़ने के लिए भी जो व्यवस्था थी वो भी अलग, लेकिन खोखा के लिए दूसरी। यानी कि खोखा को हर जगह क्या मिल रहा था? प्रेफरेंस मिल रहा था, प्राथमिकता मिल रही थी आगे बढ़ने के लिए। वहीं लड़कियों को ये सब प्राथमिकता नहीं दी रही थी। सेन साहब का कहना था कि खोखा आखिर अपने बाप का बेटा ठहरा, उससे तो इंजीनियर होना है, और अभी से उसमें इसके लक्षण दिखाई पड़ते हैं, इसलिए ट्रेनिंग भी उसे वैसी ही दी जा रही है। तो सेन साहब क्या मानते थे? ये जो है आगे चल के क्या बनेगा? इंजीनियर बनेगा, और इसीलिए अभी से ही उसमें उसको क्या कर रहे थे? उसी तरीका से ट्रेनिंग दे रहे थे, उसी तरीका से प्रशिक्षित प्रशिक्षण दे रहे थे। बात यह है कि खोखा के दुर्लभित स्वभाव के अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था, यानी कि सेन साहब जो है खोखा का जो लाड़ प्यार में जो वो बिगड़ गया था, तो जैसे बिगड़ के जैसा हो गया था, सेन साहब भी उसी के अनुसार उसको रखने लगे थे, यानी कि उनको कभी भी डांटते नहीं थे, उनको समझाते नहीं थे क्या करना है नहीं करना है, कैसे रहना चाहिए। नहीं, वो जैसे कहते थे वैसे ही उसके पिताजी भी चलने लगे, यानी सेन साहब भी चलने लगे। अक्सर होता था कि सेन परिवार के दोस्त आते हैं, ठीक है, और भड़कीले ड्राइविंग रूम में भड़कीले ड्राइंग रूम में बैठते हैं, और बातचीत के लिए विषय का अभाव होने पर चर्चा निकल पड़ती है कि किसका लड़का क्या करे। एक बार जो है कि सेन साहब के सभी दोस्त आते हैं, और ड्राइंग रूम में बैठ के जो है कोई और मुद्दा नहीं होने के कारण क्या चीज पे मुद्दा आ जाता है कि आगे चल के किसका बेटा क्या करेगा। उस पे तब सेन साहब बड़ी मौलिकता और दूरंदेशी के साथ फरमाते हैं कि वह अपने लड़के को अपने ढंग से ट्रेंड करेंगे, ठीक है। दूरंदेशी मतलब दूरदर्शिता से, तो सेन साहब अपनी दूरदर्शिता से कहते हैं कि वो अपने बच्चे को अपने ढंग से क्या करेंगे? ट्रेंड करेंगे, यानी कि प्रशिक्षण देंगे, ठीक है। आजकल की पढ़ाई लिखाई तो फिजूल है, वह तो बस अपनी तरह बिजनेसमैन, इंजीनियर बनना चाहते हैं। अब देखिए ना, सेन साहब कहते हैं खोखा 5 साल का हो गया है, तो लोग कहते हैं उसे, उसे किंडरगार्टन स्कूल में भेज दो।
किंडरगार्टन स्कूल जो होता है वो क्या होता है? बच्चों का स्कूल होता है। और फरमान का बात करें तो आग्रह पूर्वक। फिजूल जो शब्द आया था तो उसके लिए क्या अर्थ हो जाएगा? फालतू। तो किंडरगार्टन जो स्कूल होता है, आजकल जो बच्चों का स्कूल देखते हैं जिसमें प्री केजी, एलकेजी, यूकेजी वगैरह होता है, अक्सर ये प्राइवेट स्कूलों में होता है। तो सेन साहब अपने बेटे को वहीं भेजने का बात करते हैं। लेकिन मैंने अभी यही इंतजाम किया है कि कारखाने का बढ़ई मिस्त्री 1-2 घंटे के लिए आकर उसके साथ कुछ ठोक पीट कर लिया करे किया करे। इससे बच्चों की उंगलियां अभी से औजारों से वाकिफ हो जाएंगी। सेन साहब बोल रहे हैं और हिंदुस्तानी लोग यही नहीं समझते। तो सेन साहब का कहना है कि आजकल जो ट्रेंड चला हुआ है कि किंडरगार्टन स्कूल में भेज देना है, जैसे ही बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ किंडरगार्टन स्कूल में भेज दो। लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो घर पे रह के ही पढ़े। और उसके लिए उसने क्या किया था? अलग इंतजाम किया था। उसने क्या किया था? एक बढ़ई को बुला के रखा था। किसको बुला के रखा था? बढ़ई को। बढ़ई किसे कहते हैं? लकड़ी का जो सामान बना था उसको बढ़ई कहते हैं। ठीक है, लकड़ी का जो सामान बना था उसको क्या कहते हैं? बढ़ई को। तो बढ़ई को बुलाया और उसको बोला कि आप खोखा के साथ ही क्या करना है? कुछ ठोक पीट कर लेना है, जिससे बच्चों की उंगलियां जो है, बच्चे की उंगलियां औजारों से जो है अभी से वाकिफ हो जाए। और यही हिंदुस्तानी लोग नहीं समझते हैं, ऐसा कौन कहते हैं? सेन साहब। एक दिन का वाकया है कि ड्राइंग रूम में सेन साहब के कुछ दोस्त बैठे गपशप कर रहे थे। उनमें एक साहब साधारण हैसियत के अखबारनीस थे और सेन साहब के दूर के रिश्तेदार भी होते। साथ में उनका लड़का भी था जो खोखा से भी छोटा है और पर बड़ा समझदार और होनहार मालूम पड़ता था। किसी ने उनकी तरफ किसी ने उन उसकी कोई हरकत देखकर इसकी कुछ तारीफ कर दी और उन साहब से पूछा कि बच्चा स्कूल तो जाता है ना? तो जब हुसैन साहब के यहाँ एक बार फिर से सभी दोस्त बैठे हुए थे तो उसी में उसका परिवार का ही दूर के रिश्तेदार ही आया हुआ था। उसमें एक बच्चा भी था जो खोखा से छोटा था, लेकिन उसमें समझदारी थी, अच्छी समझदारी थी। तो उसी में से कोई पूछ दिया ये बच्चा स्कूल जाता है कि नहीं, और तारीफ भी कर दी। इसके पहले कि पत्रकार महोदय कुछ जवाब देते, सेन साहब ने शुरू कर दिया। मैं तो खोखा के इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। और वे ही बातें दोहराते हुए थकते थे। वे बार बार यानी सेन साहब बार बार क्या कहते थे? मैं अपने बच्चे को क्या बना रहा हूँ? इंजीनियर बना रहा हूँ। और ये बातें मैं बार बार कहते थे, कहते थकते भी नहीं थे। पत्रकार महोदय चुपचाप मुस्कुराते रहे। जब उससे फिर से पूछा गया कि अपने बच्चे के विषय में उनका क्या ख्याल है, तब उन्होंने कहा, मैं चाहता हूँ कि वह जेंटलमैन जरूर बने और कुछ बने या ना बने। यानी कि जब उस बच्चे से उसके पत्रकार महोदय से पूछा गया तो वो बोले क्या है कि मैं चाहता हूँ ये कुछ बने ना बने, जेंटलमैन बने, यानी कि अच्छा नागरिक जरूर बने, उसे पूरी आजादी है। सेन साहब इस उत्तर के शिष्ट और प्रसन्न व्यंग पर अटकर रह गए। इस पे सेन साहब क्या हो गए? क्रोधित हो गए, यानी मन मसच के रह गए, कुछ बोल ही नहीं पाए। कभी बाहर शोरगुल सुनकर सेन साहब उठने लगे तो उनके मित्र ने भी जाने की इच्छा प्रकट की और उन्हीं के साथ बाहर आए। यानी तभी बाहर में क्या होता है? शोरगुल होता है। और सेन साहब क्या करते हैं? वहां से उठ के बाहर आने लगते हैं। तो उनके साथ जो मित्र बैठे होते हैं वो कहते हैं क्या मैं भी बाहर चलूंगा, और फिर सभी बाहर आ जाते हैं। बाहर आते ही सेन साहब का शोफर शोफर मतलब क्या होता है? ड्राइवर एक औरत से उलझ रहा था। औरत के पास एक 5-6 साल का बच्चा खड़ा था जिसे वह रोकने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि बच्चा बार बार शोफर की ओर झपटता झपटता था। ठीक है, शोफर मतलब जब वो बाहर निकले तो वहां देखे
ड्राइवर के पास एक औरत है, उसके साथ एक बच्चा है, और वो बच्चा बार बार क्या कर रहा है, सोफर पे झपट रहा है। सेन साहब ने देखा। सेन साहब तो देखकर औरत क्या होगी, सहम गई, और सोफर ने साहब की ओर बढ़कर अदब के साथ कहा, देखिए साहब, मदन गाड़ी को छू रहा था, गाड़ी गंदी हो जाती। मैंने मना किया तो लगा कहने, जा जा, तो मैंने उसे पकड़कर अलग कर दिया। इस पर मुझको मारने दौड़। अब उसकी माँ भी आकर खामखा मुझसे उलझ रही है। मदन की माँ कुछ कहना चाहती थी, लेकिन सेन साहब के सटे होठों को देखकर वह चुप रह गई। सेन साहब ने बड़े संयम पर कठोर स्वर में कहा, मदन की माँ, मदन को ले जाओ, और देखना वह फिर ऐसी हरकत ना करे। यानी बाहर में जब सेन साहब आए तो देख रहे हैं, शोफर बोला कि ये बच्चा बार बार गाड़ी को छूने की कोशिश कर रहा था, और वो बच्चा कौन था, मदन। तो यहीं से इस कहानी में कहानी का जो मुख्य पात्र है वो मदन है। आप लोग को लगे ये कहानी का मुख्य पात्र खोखा, लेकिन नहीं, ये कहानी का मुख्य पात्र मदन है, क्योंकि आपको आगे चल के मदन के बारे में पता चले। तो चलिए शुरू करते हैं आगे की कहानी। तो फिर मदन जब गाड़ी को बार बार छू रहा था, तो उसी समय जो है ड्राइवर आके क्या करता है, उसको हटाता हटाता है, और कोशिश जब हटाने की कोशिश करता है तो मदन क्या करता है, उसी ड्राइवर से उलझ जाता है और उसको मारने की कोशिश करने लगता है। तो फिर क्या होता है, इतने में जब सेन साहब ये सब बातें सेन साहब को बताएं, तो इसके बाद जो है मदन की माँ कुछ कहना चाहती थी, लेकिन देखे कि सेन साहब चुप है, तो वो भी क्या हो गई, चुप हो गई। फिर थोड़ी देर बाद सेन साहब कठोर स्वर में बोले कि मदन की माँ, मदन को यहाँ से ले जाओ, और इस बात का ध्यान रखना कि दोबारा वो ऐसी हरकत ना करे। ठीक है, तो चलिए आगे। मदन मदन की माँ अपने बच्चे के बाएं घुटने से निकलते हुए खून को पोंछती हुई चली गई, और ड्राइवर ने शायद धकेल दिया था और फिर गिर पड़ा। लेकिन एक मामूली किरानी के बेटे को सेन साहब के ड्राइवर ने धक्का दे दिया और उसे चोट आ गई, तो आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई। तो उस समय जो है कि बड़े छोटे में भी काफी अंतर था। अब जैसे यहाँ पे अगर किरानी का बेटा को अगर मालिक का बेटा धक्का दे देता है तो कोई बड़ी बात नहीं समझी जाती थी, यानी कि उस समय ये होता था, उस समय का समाज का माहौल जो था वो बराबरी का नहीं था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक इसी वक्त मोटर के पीछे खट खट की आवाज सुनकर सेन साहब लग के सोफर भी दौड़ा। यानी कि इसी समय मोटर के पीछे क्या हो गया, खट खट का आवाज हुआ, तो सेन साहब दौड़ के देखने गए कि हो क्या रहा। इतने में सोफर यानी कि ड्राइवर भी दौड़ के देखने गया, आखिर हो क्या रहा। लोग सीढ़ियों से उतरकर अपनी अपनी गाड़ियों की ओर चले गए। सभी ने देखा सेन साहब खोखा को गोद में लेकर उसे हल्की मुस्कुराहट के साथ डांट रहे हैं, और मोटर की पिछली बत्ती का लाल शीशा चकनाचूर हो गया। यानी कि जब सब देखे तो क्या हुआ, सेन साहब अपने बेटे यानी खोखा को अपनी गोद में लेके मुस्कुराते हुए थोड़ा मोड़ा डांट रहे थे, लेकिन तभी देखे कि गाड़ी का जो पिछला शीशा था लाल बत्ती वाला, वो पूरी तरह से टूट चुका था, यानी चूर चूर हो चुका था। सेन साहब के मित्रों को संबोधित करते हुए कहा, देखा आप लोगों ने, बेटा शरारती हो गया है, कासू। अब ये कासू जो है वो क्या था, उसी खोखा का नाम था कासू, ऐसे घर में उसको खोखा कहा जाता था। तो मोटर के पीछे हरदम पड़ा रहता, उसके कल पुर्जे में इसको अभी से इतनी दिलचस्पी है कि क्या बताऊं। शायद देखना चाह रहा था कि आखिर इस बत्ती के अंदर क्या है। यानी कि यहाँ पे भी क्या करते हैं, अपने बेटे को बचाने के लिए वो आगे बढ़ जाते हैं, यानी कि बेटे की सफाई खुद कौन दे देते हैं, सेन साहब। ये नहीं कि बेटा गलत किया तो उसको क्या करना चाहिए, डांटना चाहिए, तो डांटने के बजाय क्या करने लगते हैं, बेटा का सफाई दे रहे हैं। कौन दे रहे हैं बेटा का सफाई, बेटे की सफाई खुद सेन साहब दे देते हैं। ये अच्छी हरकत है, मतलब ये अभी से इसमें क्या दिख रहा है, इंजीनियर के
गुण दिख रहा है, ऐसा बताना चाह रहे थे सेन साहब खोखा को जमीन पर रखकर अपने दोस्तों के साथ उसकी कार की ओर चले और उन्होंने अपने मित्रों की भाव भंगिमा देखी नहीं। देखते तो कुछ समझ पाते, इसमें शक ही क्या था। मिस्टर सिंह अपनी कार के पास पहुंचे और सेन साहब को नमस्कार कर दरवाजा खोलने के लिए बढ़े और फिर रुक गए। उनकी निगाह अचानक ही अगले चक्के पर गई। उन्होंने नजदीक जाकर देखा और परेशानी की हालत में खड़े हो गए। टायर बिल्कुल बैठ गया था, शायद पंक्चर हो गया था। सेन साहब भी आगे बढ़ आए और कुछ झिझकते हुए बोले, कहीं ऐसा तो नहीं कासू ने हवा निकाल दी हो। ड्राइवर, जरा दूसरे चक्कों को भी देख लो और पंप से लाकर हवा भर दो। और हाँ, कुर्सियां लॉन में लगवा दो, तब तक हम वहाँ बैठेंगे। इतने में जब सेन साहब के मित्र आगे जा रहे थे अपने घर जाने के लिए, देखे कि एक गाड़ी के एक चक्का बैठा हुआ, तो फिर देखते हैं तो वो शॉक हो गए। तो इतने में जो है कि फिर आते हैं कौन, सेन साहब, और वो ड्राइवर से कहते हैं, देख लो और सब चक्का तो नहीं है पंक्चर, जरा हवा डाल दो और तब तक कुर्सी कहाँ लगा देना, लॉन में लगा देना। हम लोग कहाँ बैठेंगे, तो लॉन में बैठेंगे। इतने कहा के वो वहां से चले जाते हैं। ड्राइवर ने एक कार का चक्का लगाकर सूचना दी कि दूसरी ओर के पिछले चक्के की भी हवा निकल गई। कासू तो कासू बाबू ही मालूम पड़ता है, इधर ही खेला हो रहे थे। शोफर ने बताया और पंप लाने चला गया। मुखर्जी साहब की गाड़ी सकुशल थी और वह अपने और पत्रकार महोदय के परिवार के साथ चलते बने। यानी मुखर्जी की गाड़ी सही सलामत थी, तो वो वहां से निकल गए। सेन साहब और मिस्टर सिंह लॉन की कुर्सियों में बैठकर बातें करते रहे। बातों के सिलसिले में ही सेन साहब ने बतलाया कि कासू ने इधर चक्कों से हवा निकालने की हिमाकत जान ली थी और मौका मिलते ही शरारत कर गुजरता था। उसका अपना ख्याल था। उसकी इन हरकतों को देखकर यह तो साफ मालूम पड़ता है कि इंजीनियरिंग के उसकी दिलचस्पी है और इसी तरह की दूसरी बेमतलब की बातें होती रही। जब तक कि चक्कर में पंप नहीं हो गया, यानी हवा नहीं भर दी गई, तब तक यही सब बात चलते रहा और इसी तरीके से समय पास होता रहा। सेन साहब अंदर लौटे तो सेन साहब अंदर लौटे तो मेरा मदन के पिता गिरधर लाल को, जो उनकी फैक्ट्री में किरानी था, को अहाते के एक कोने में आउट हाउस में रहता था, बुला लाने का हुक्म दिया। यानी सेन साहब जैसे घर गए तो वहां पे जो उसका फैक्ट्री का जो मैनेजर था, जो मदन का क्या था, पिता भी था, तो उसको बुलाए और गिरधर लाल आया और सेन साहब के सामने सिर झुकाकर खड़ा हो गया, जैसे खून के जुर्म में कैदी जज के सामने खड़ा हो जाता है। और सेन साहब ने ठंडी बेलौस आवाज में कहना शुरू किया, देखो गिरधर, मदन आजकल बहुत शौक हो गया है। ठीक है, गिरधर से कहते हैं, गिरधर कौन था, मदन के पिता। मदन आजकल बहुत शौक हो गया है। मैं तुम्हारी और उसकी भलाई चाहता हूँ। गाड़ी को गंदा किया हुआ अलग। मना करने पर ड्राइवर को मारने दौड़ा और मेरे सामने भी डरने के बदले उसकी ओर झपटा रहा। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। ये किसको बोले, मदन के पिता यानी गिरधारी लाल को बोले। कौन, सेन साहब। फिर गिरधारी लाल कभी कभी जी कह देता और सेन साहब का भाषण जारी था। उसकी हालत क्या होती है तुम जानते हो, उसे संभालने की कोशिश करो, फिर ऐसी बात हुई तो अच्छा नहीं होगा। तुम जा सकते हो। किसने कहा,
सेन साहब ने। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले उसने गिरधारी लाल को बुलाया और उसको डांटा। किसके लिए? उसके बेटे मदन के लिए। उस रात गिरधारी लाल के क्वार्टर से आते जाते हुए मदन के चित्कार से सैनों का आरामदेह शयनागार गूंज उठा। यानी कि उस दिन क्या हो गया, मदन को बहुत पीठ लगी और उसके चिल्लाने से सोने का जगह जहां जहां यानी कि शयन कक्ष था वो क्या हो गया, मतलब शोरगुल जैसा हो गया। आराम में खलल पड़ने से कुछ झुंझलाकर पिता सेन ने धर्मपत्नी से बड़ी समझदारी की बात कही। गिरधर खुद समझदार आदमी है, उसकी बीवी ने भी लड़के को बिगाड़ दिया। मदन की यही दवा है। मेरी तो तबीयत हुई थी कि कमबख्त को खाल उधेड़। गिरधर ने ऐसी ही कड़ाई जारी रखी तो शायद ठीक हो जाए। स्पेयर द रोड एंड स्पॉइल द चाइल्ड। यानी कि मदन की माँ सेन साहब की पत्नी भी कहती है तो मेरा तो मन कर रहा था उस समय उसका क्या कर दूं, खाल उधाड़ दूं। लेकिन गिरधारी लाल इसी तरह से अगर उसको पीटते रहेगा तभी क्या होगा, वो शायद ठीक हो सकता है। माता सेन की नींद उचट गई थी और उन्हें मदन की कातर चिल्लाहट से ज्यादा अपने पति की बकबक पर ही जा रही थी। लेकिन उन्होंने भी अपनी चीज मदन पर ही उतारी। कमबख्त कैसा कौए की तरह चिल्ला रहा, भिखमंगा कहीं का, खोखा की बराबरी करता है। यानी कि जब गिरधारी लाल मदन को पीट रहे थे तो मदन की माँ को भी गुस्सा आया। ठीक है, गुस्सा आया लेकिन वो क्या कर दिए, उसके गिरधारी लाल को बोलने के बजाय किसको बोले ना, मदन को भी कैसे चिल्ला रहा कौवे की तरह, भीख मांगा कहीं। मदन का आर्त रुदन रुक गया और फिर खैरियत थी कि उसकी सिसकियां सैनों के सैनयान तक नहीं पहुंच रही थी। धीरे धीरे मदन चुप हुआ, उसका जब पिटाई बंद हुआ तो, और फिर उसकी आवाज सेंसार तक नहीं पहुंची। लेकिन दूसरे दिन तो बिल्कुल बेहम मालूम हो गया। शाम के वक्त खेलता कूदता खोखा बंगले के अहाते की बगल वाली गली में जा निकला। यानी शाम के अगले दिन शाम को जो है खोखा बंगले की बगल वाली गली में पहुंचता है और वहां धूल में मदन पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरे के साथ लट्टू नचा रहा था। खोखा ने देखा तो उसकी तबीयत मचल गई। हंस कौवे की जमात में शामिल होने के लिए ललक रहा था। तो यहाँ पे हंस की जो बात हो रही है खोखा के लिए, और कौवे की जब बात कर रहे हैं तो वो छोटे छोटे बच्चे जो और अदर मतलब दूसरे बच्चे थे उसकी बात हो रही है। तो वहां पे क्या था कि शाम के समय मदन लट्टू लचा रहा था और उसी समय क्या हो रहा था, खोखा का भी मन आ गया क्या, मैं भी लट्टू लचाऊं। लेकिन आदत से लाचार उसने बड़े रौब के साथ मदन से कहा, हमको लट्टू दो, हम भी खेलेंगे। यानी कि बड़े बाप का बिगड़ी औलाद का बात कर रहा है। तो वो जैसा आदत था घर में जैसे बोलता था, सारे नियमों में पास था, तो वहां पे जाकर वैसे ही बोला, हमको लट्टू दो मैं भी नचाऊंगा। दूसरे लड़के को कोई खास उज्र नहीं थे। वे खोखा को अपनी जमात में लेने के फायदे को नजरअंदाज नहीं कर रहे, पर उनके अपमानित प्रताड़ित लीडर मदन को यह बात कब मंजूर हो सकती थी। यानी दूसरे लड़के को कोई दिक्कत नहीं था, आपत्ति नहीं था, उज्र मतलब क्या होता है? आपत्ति। दूसरे लड़के को कोई आपत्ति नहीं था कि मदन को अपने उसमें ले लेना, लेकिन इसको मदन को जो है कि कैसे हो सकता, मदन का मन कैसे मानता कि खोखा उसकी टीम में आ जाए। उसने छूटते ही जवाब दिया, अबे भाग जा यहाँ से, बड़ा या लट्टू खेलने वाला। किसने कहा? मदन ने। किसे कहा था? खोखा से। है भी लट्टू तेरे, जा अपने बाप की मोटर पर बैठ। खोखा ने ऐसा कहा। कासू तो इसमें आ गया,
और वह उम्र में नौकरों पर अपनी बहनों पर हाथ चला देता था। कासू उस समय उतना छोटा होते हुए भी अपनी जो पांचों बड़ी बहनें थी, उन पांचों बड़ी बहनों पे क्या करता था? हाथ चला देता था। साथ में नौकरों को भी पीट देता था। और मजाल की उससे कोई कुछ कह दे, किसी को भी पीटे तो उसको कुछ कोई नहीं कहता था। तब जो है उसकी बातों को नजरअंदाज कर देते थे, यानी कि उसके लिए नियम ही अलग। उसने आग देखा ना ताव, मदन को एक घूंसा रसीद दी। यानी जैसा वो आदत से मजबूर था, कौन? खोखा। खोखा यानी कि कासू। कासू जैसा आदत से मजबूर था, वो क्या किया, ना इधर देखा ना उधर, और उसने क्या किया, तो खोखा जिस प्रकार अपनी आदतों से आदत था उसका, किसी को भी मार देता था जब मन तब करता था, उसी तरीके से क्या किया, मदन को भी एक घूसा मार दिया। तो चोर गुंडा डाकू होने वाला मदन भी कब मानने वाला था। वह भी कासू पर टूट पड़ा। दूसरे लड़के जरा हटकर इस द्वंद को मजा लेने लगे, लेकिन यह लड़ाई हड्डी और मांस की, बंगले के पिल्ले और गली के कुत्ते की लड़ाई थी। यानी कि ये जिस तरीका से दो कुत्ते हड्डी के लिए लड़ते हैं, मांस के लिए लड़ते हैं, उसी प्रकार यहाँ पे लड़ाई चल रही थी। आहते में यही लड़ाई होती रही तो कासू शेर हो जाता, और वहां से 1 मिनट के बाद ही वह रोता हुआ जान जान रोता हुआ जान देकर भाग निकला। महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उसकी मदन अपने ही खिलाफ करते हैं, तो लेकिन बच्चों को इतनी अक्ल कहाँ। उन्होंने ना तो अपने दर्दनीय दरमनीय लीडर की मदद की, और ना ही अपने माता पिता के मालिक के लाडले की। हाँ, लड़ाई खत्म हो जाने पर तुरंत ही समझाते हुए तितर बितर हो गए। यानी जब लड़ाई चल रही थी, कोई उसको बचाने नहीं आया, सारे बच्चे जो है खाली देखते रह गए। चलिए आगे। मदन घर नहीं लौटा, लेकिन जाता जाता ही कहाँ, 8-9 बजे तक इधर उधर मारा मारा फिसल फिरता रहा। फिर भूख लगी तो गली के दरवाजे से आहिस्ते आहिस्ते घर में घुसा। उसके मार खाना मामूली बात थी, यानी कि मदन को हर रोज पिटाई लगती ही थी। डर था कि यही बात थी कि आज मार और कितने दिनों से भी बुरी होगी, यानी कि आज तो कांड बड़ा हुआ था, मार और बड़ी होती। लेकिन उपाय ही क्या था। वह पहले रसोई घर में घुसा, माँ नहीं थी। बगल में सोने वाले कमरे में बातचीत की आवाज आ रही थी। उसने इम्तिनान इत्मीनान के साथ भरपेट खाना खाया, फिर दरवाजे के पास जाकर अंदर के बात सुनने की कोशिश करने लगा। उसे बड़ा ताज्जुब हुआ, उसको बड़ा ही क्या हुआ, ताज्जुब हुआ कि उसके बाबू गुजर गुजर तरज नहीं रहे, गरज तरज नहीं रहे थे, और उसकी अम्मा ने कोई बात पूछी तो उसे वह ठीक से सुन नहीं सका। तो उसके बाबू ने झलकार कर कहा, अरे भाई बतलाओ तो, साहब ने सिर्फ यही कहा, आज से तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, कल से मकान छोड़ देना और अपनी तनख्वाह ऑफिस से ले लेना। मदन के कान की कोई बात नहीं हो रही थी, तो उसकी सजा की तजवीज होती रहती, तो सुनने की कोशिश भी करता हुआ। यानी कि उसके सजा के बारे में कोई चर्चा होता तो वो सुनने की कोशिश भी करता, लेकिन उसके काम की कोई बात हो ही नहीं देती। वो दबे पांव बरामदे में रखी चारपाई की तरफ सोने के लिए चला गया, तो अंधेरे में उसका पैर लोटा से लग गया, और लोटे की टन टन की आवाज सुनकर गिरधर बाहर निकल आया।
मदन की अम्मा भी उसके साथ थी। मदन चौंक कर घूमा और मार खाने की तैयारी में आज छाती को अपने हाथों में बांध कर खड़ा हो गया। यानी कि हाथ को अपने छाती के पास बांध के खड़ा हो गया कि अब मार लीजिए। मदन अक्सर अपने पिता की हाथों पीटता था, तो बहुत पीटने पर रोता भी था, मगर बहादुरी के साथ। गिरधर निस्सहाय निठुरता के साथ मदन की ओर बढ़ा। मदन ने अपने दांत खींच लिए, यानी कि मार पड़ने वाला तो कैसे दांत को दबा कर रखते हैं, उसी तरीके से गिरधर मदन के बिल्कुल पास आ गया था कि अचानक वह ठिठक गया। उसके चेहरे से नाराजगी का बादल छट गया। उसने लपक कर मदन को हाथों से उठा लिया और मदन हक्का बक्का अपने पिता को देख रहा था। उसे याद नहीं कि उसने पिता ने कब उसे इस तरह से प्यार किया था। अगर कभी कभी अगर कभी किया तो गिरधर उसी बेपरवाही, उल्लास और गर्व के साथ बोल उठा जो किसी के लिए भी नौकरी से निकाले जाने की मुमकिन हो सकता है। शाबाश बेटा, अब तेरा बाप है और तूने तो बे खोखा के दो दांत तोड़ डाले। हाँ हम ऐसा कहते क्या हुआ, गिरधर हंसने लगे, यानी कि खोखा की दो दांत टूट गई। तो ये कहानी कैसी लगी आपको? इस कहानी के बारे में आप लोग जरूर बताइएगा। अच्छी लगी है तो कमेंट करके बताइएगा। अब हम लोग इस कहानी के प्रश्न उत्तर को देखेंगे। तो चलिए प्रश्न उत्तर देखने से पहले हम लोग इसके शब्दार्थ को देखते हैं। इस शब्दार्थ को आपको लिखना है और साथ ही साथ याद भी करना है। बरसाती का अर्थ था कोटि को, नाज का अर्थ है गर्व या गुमान, तहजीब का अर्थ सभ्यता, सोफर का अर्थ ड्राइवर, शायद सामत का अर्थ दुर्भाग्य, शक का अर्थ कठोर या कड़ा, तरकीद का अर्थ कोई बात को जोर देकर कहना, खोखा खोखी बच्चा बच्ची, फटकना यानी कि निकट आना, तमीज विवेक और बुद्धि या शिष्टता, वाकिफ मतलब परिचित, वाकिफ का अर्थ होता है परिचित, वाक्या का अर्थ होता है घटना, हैसियत का अर्थ होता है स्तर या फिर प्रतिष्ठा, सामर्थ्य, औकात, अखबारनिस यानी पत्रकार, प्रच्छन्न यानी छिपा हुआ, अदब शिष्टता या सभ्यता, हिमकत का अर्थ है कौशल या योग्य, रुखसत का अर्थ होता है विदाई, बेल्लोस का अर्थ होता है निस्वार्थ, बेयरा का अर्थ होता है खाना खिलाने वाला सेवक, चित्कार का अर्थ होता है क्रंदन या आर्य अर्थ होना या सीखना, शयनागार का अर्थ होता है शयन कक्ष या सोने का कमरा, हलन का अर्थ होता है विघ्न या बाधा या व्यवधान, कातर का अर्थ होता है आर्थ, खैरियत का अर्थ होता है कुशल क्षेत्र, बेढप का अर्थ होता है बेतरीका, उज का अर्थ होता है आपत्ति उज्र का, मजाल का अर्थ ताकत हिम्मत साहस, अक्ल का अर्थ बुद्धि, दर्दमनीय यानी कि मुश्किल से जितना दमन किया जा सकता है, तालीम का अर्थ होता है शिक्षा, सोसाइटी का अर्थ होता है शिष्ट, रस का अर्थ होता है ईर्ष्या, ताल्लुक का अर्थ होता है संबंध, हकीकत का अर्थ है सच्चाई या वास्तविकता, अभिभाव का अर्थ होता है उत्पत्ति या प्रकट होना, दुर्लभित का अर्थ होता है लाड़ प्यार में बिगड़ जाना, ट्रेंड का अर्थ होता है प्रशिक्षण और दूरंदेशी का अर्थ होता है दूरदर्शिता या समझदारी, फरमान का अर्थ है आग्रह पूर्वक कहना, फिजूल का अर्थ होता है फालतू या व्यर्थ और निष्ठुरता का अर्थ होता है क्रूर या निर्ममता। चलिए अब हम लोग प्रश्न उत्तर देखेंगे। कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। उत्तर,
विष के दांत शीर्षक अमीर वर्ग के शोषण और अत्याचार का प्रतीक है। कहानी में खोखा के टूटे दांत इस शोषण का मूर्त रूप, जबकि मदन का विद्रोह इन विष के दांतों को तोड़ने का प्रयास है। और यह शीर्षक समाज में व्याप्त असमानता और अन्याय को दर्शाता है, साथ साथ ही गरीब के प्रतिरोध की शक्ति को भी प्रकट करता है। प्रश्न संख्या 2। सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण में किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। उत्तर। सेन साहब परिवार में लिंग आधारित भेदभाव स्पष्ट दिखाई देता है। 5 लड़कियों पर कड़ा अनुशासन लागू होता है, जबकि एकमात्र लड़के खोखा को विशेष छूट मिलती है। यह भेदभाव न केवल नियमों में बल्कि प्यार और स्नेह के वितरण में भी दिखता है, और खोखा को बुढ़ापे की आंखों का तारा मानकर उसे अधिक स्वतंत्रता दी जाती है, जो लड़कियों के लिए उपलब्ध नहीं है। प्रश्न संख्या 3। खोखा किन मामलों में अपवाद था? उत्तर। खोखा घर के नियमों का अपवाद था और उसे जो है कि नई कार के पास जाने की छूट थी, जबकि अन्य बच्चों को यह अनुमति नहीं थी। वह परिवार में सबसे छोटा और देर से पैदा हुआ बच्चा होने के कारण विशेष स्नेह का पात्र था। उसके लिए घर के सामान्य नियम लागू नहीं होते थे और उसे अधिक स्वतंत्रता दी जाती थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 4। सेन दंपति खोखा में कैसी संभावनाएं देखते थे और उन संभावनाओं के लिए उन्होंने उसकी कैसी शिक्षा तय की थी? उत्तर। सेन दंपति खोखा में अपने पिता की तरह इंजीनियर बनने की संभावना देखते थे। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उन्होंने एक अनोखी शिक्षा पद्धति अपनाई। वे कारखाने से बढ़ई मित्रों को घर बुलाकर खोखा को प्रैक्टिकल ज्ञान देने का प्रबंध करते थे। इससे खोखा को छोटी उम्र से ही औजारों से परिचित कराया जाता था, ताकि वह भविष्य में एक कुशल इंजीनियर बन सके। प्रश्न संख्या 5 का क। लड़कियां क्या है? कठपुतलियां हैं और उसके माता पिता को इस बात का गर्व है। इसका उत्तर हो जाएगा, यह पंक्ति नलिन विलोचन शर्मा की कहानी विष के दांत से ली गई है और जो सेन परिवार में लड़कियों की स्थिति का वर्णन करती है। यह वाक्य समाज में व्याप्त लैंगिक भेदभाव और रूढ़िवादी सोच को दर्शाता है। लेखक यहाँ व्यंग्यात्मक ढंग से बताते हैं कि लड़कियों को स्वतंत्र व्यक्तित्व के बजाय नियंत्रित कठपुतलियों की तरह देखा जाता है। माता पिता इस तरह की अनुशासित बेटियों पर गर्व करते हैं जो समाज के नियमों का पालन करती हैं। यह दृष्टिकोण लड़कियों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और विकास को सीमित करता है, जो एक स्वस्थ समाज के लिए हानिकारक है। प्रश्न संख्या 5 का ख। इसका भी आशय स्पष्ट करना है। तो खोखा के दुर्लभित स्वभाव के अनुसार ही सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था। इसका क्या आशय है? इसका आशय है कि यह वाक्य सेन परिवार में बेटे खोखा के प्रति व्यवहार को दर्शाता है। खोखा जो परिवार का इकलौता और छोटा बेटा है,
को विशेष दर्जा प्राप्त है। उसके लिए परिवार के नियम और सिद्धांत बदल दिए गए हैं। यह परिवार में लैंगिक भेदभाव का स्पष्ट उदाहरण है, जहां लड़के को अधिक स्वतंत्रता और छूट दी जाती है। सेन दंपति धोखा के शरारती व्यवहार को न केवल स्वीकार करते हैं, बल्कि उसे प्रोत्साहित भी करते हैं। यह रवैया न केवल खोखा के व्यक्तित्व विकास के लिए हानिकारक है, बल्कि परिवार में लड़कियों के साथ किए जाने वाले भेदभाव को भी उजागर करता है। यह स्थिति समाज में व्याप्त लैंगिक असमानता का प्रतिबिंब है। 5 का गौ, इसका आशय स्पष्ट करना है। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं। तो इसका अर्थ है, यह वाक्य नलिन विलोचन शर्मा की कहानी विष के दांत से लिया गया है। यह सेन साहब द्वारा गिरधारी के बेटे मदन के बारे में कही गई टिप्पणी। इस वाक्य में समाज में व्याप्त वर्ग भेद और पूर्वाग्रह का स्पष्ट चित्रण है। सेन साहब, जो एक उच्च वर्ग के व्यक्ति हैं, गरीब परिवार के बच्चों के व्यवहार को नकारात्मक दृष्टि से देखते हैं। वे मदन की शरारत को अपराधी प्रवृत्ति से जोड़ते हैं, जबकि अपने बेटे खोखा के समान व्यवहार को अनदेखा करते हैं। यहाँ पे समान, हाँ, यह दोहरा मापदंड समाज में गरीब और अमीर वर्ग के बीच की खाई को दर्शाता है। लेखक इस वाक्य के माध्यम से समाज में व्याप्त असमानता और पूर्वाग्रहों पर करारा व्यंग करते हैं, जो गरीब बच्चों के लिए भविष्य को लेकर नकारात्मक धारणाएं बनाते हैं। 5 का घ, हंस कौवे की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। तो इसका आशय है, यह पंक्ति विष के दांत कहानी से ली गई है, जो सामाजिक असमानता का एक प्रभावशाली चित्रण प्रस्तुत करती है। यहाँ हंस सेन परिवार के बेटे खोखा का प्रतीक है, जो उच्च वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि कौवे गरीब बच्चों का प्रतीक है। यह रूपक समाज में मौजूद वर्ग भेद को दर्शाता है, जहां अमीर और गरीब बच्चों के बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी। खोखा का गरीब बच्चों के साथ खेलने की इच्छा रखना दो वर्गों के बीच की खाई को पाटने की एक मासूम कोशिश है। लेकिन समाज के ठोस वर्ग विभाजन के कारण यह मिलन संभव नहीं हो पाता। लेखक इस प्रतीकात्मक भाषा के माध्यम से समाज में व्याप्त असमानता और भेदभाव पर गहरा व्यंग करते हैं। साथ ही बच्चों की निर्दोष दुनिया में भी वयस्कों के पूर्वाग्रहों के प्रवेश पर चिंता व्यक्त करते हैं। अगला प्रश्न संख्या 6, सेन साहब के और उनके मित्रों के बीच क्या बातचीत हुई और पत्रकार मित्र ने उन्हें किस तरह उत्तर दिया? तो उत्तर, सेन साहब और उनके मित्रों के बीच बच्चों के भविष्य पर चर्चा हुई। सेन साहब ने अपने बेटे खोखा को इंजीनियर बनाने की इच्छा व्यक्त की। जब पत्रकार मित्र से उनके बेटे के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि वे चाहते हैं कि उनका बेटा एक सज्जन बने और अपना कैरियर चुनने के लिए स्वतंत्र है। यह उत्तर सेन साहब के दृष्टिकोण पर एक सूक्ष्म व्यंग था, जिससे वह असहज हो गए। प्रश्न संख्या 7, मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहते हैं? उत्तर, कहानीकार मदन और ड्राइवर के
विवाद के माध्यम से समाज में व्याप्त वर्ग भेद और असमानता को दर्शाता है। ड्राइवर का व्यवहार उच्च वर्ग की अहंकारपूर्ण मानसिकता को प्रतिबिंबित करता है, जबकि मदन गरीब वर्ग का प्रतीक है। यह घटना समाज में मौजूद अमीर गरीब के बीच की खाई को और न्याय को उजागर करती है। कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था? इस प्रसंग के द्वारा लेखक क्या दिखाना चाहते हैं? कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण लट्टू था, जिसे कासू मदन से मांग रहा था। यह प्रसंग दिखाता है कि बच्चों में वर्ग भेद की समझ नहीं है कि लेखक यहाँ बताना चाहते हैं कि स्वाभाविक रूप से सभी बच्चे समान होते हैं और सामाजिक भेदभाव सीखा जाता है, जन्मजात नहीं। प्रश्न संख्या 9। महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदन के ही खिलाफ करते हैं, तो लेखक इस कथन को कहानी से एक उदाहरण देकर पुष्ट कीजिए। उत्तर: लेखक के कथन को कहानी में मदन और खोखा की लड़ाई से समझाया जा सकता है। जब मदन खोखा को मारता है तो वह अपने वर्ग के खिलाफ खड़ा होता है। यह घटना दर्शाती है कि जब निम्न वर्ग के लोग एकजुट होकर अन्याय का विरोध करते हैं तो वे शक्तिशाली वर्ग को चुनौती दे सकते हैं। प्रश्न संख्या 10। रोज रोज अपने बेटे मदन की पिटाई करने वाला गिरधर मदन द्वारा कासू की पिटाई करने पर उसे दंडित करने के बजाय अपनी छाती से क्यों लगा लेता है? उत्तर: गिरधर मदन को इसलिए छाती से लगा लेता है क्योंकि उसने अपने बेटे में वह साहस देखा जो वह खुद कभी नहीं दिखा पाया। मदन का कासू के प्रति व्यवहार उस अन्याय के खिलाफ प्रतिरोध था जिसे गिरधर हमेशा सहन करता रहा। यह क्षण गिरधर के लिए अपने बेटे पर गर्व और अपनी दमित इच्छाओं की पूर्ति का प्रतीक बन गया। प्रश्न संख्या 11। सेन साहेब मदन कासू, यहाँ पे क्या हो जाएगा? कासू। कासू और गिरधर का चरित्र चित्रण करें। तो सेन साहब, तो उत्तर में सबसे पहले सेन साहब, वे एक उच्च वर्गीय व्यक्ति हैं जो अपने पद और संपत्ति पर गर्व करते हैं। वे दिखावे और सामाजिक प्रतिष्ठा का महत्व देते हैं। अपने बेटे के भविष्य को लेकर महत्वाकांक्षी हैं, लेकिन उसमें संवेदनशीलता की कमी है। अब मदन का बात करें तो मदन जो है, मदन गरीब परिवार का साहसी और स्वाभाविक लड़का है। वह अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता है और समानता में विश्वास करता है। उसमें जो है कि बाल सुलभ शरारत के साथ साथ नैतिक साहस भी है। कासू सेन साहब का पुत्र है जो अत्यधिक लाड़ प्यार में पला। वह अहंकारी और शरारती स्वभाव का है। उसमें गरीबों के प्रति संवेदनशीलता की कमी है। अब बात करते हैं गिरधर का। गिरधर जो है मदन का पिता और सेन साहब का कर्मचारी है। वह एक सरल और ईमानदार व्यक्ति जो अपने मालिक के प्रति वफादार है, हालांकि वह अपने बेटे के साहस से प्रेरित होता है। प्रश्न संख्या 12। आपकी दृष्टि में कहानी का नायक कौन है? तर्कपूर्ण उत्तर दें। उत्तर: इस कहानी का नायक मदन है। वह कहानी का केंद्रीय पात्र है जो घटनाओं को आगे बढ़ाता है और पाठकों की सहानुभूति जीतता है। विकसित और प्रभावशाली है। वह गरीबी और सामाजिक भेदभाव के खिलाफ खड़ा है।
खिलाफ खड़ा होता है, जो कहानी का मुख्य विषय है। उसका कासू से संघर्ष कहानी का मुख्य मोड़ है, जो वर्ग संघर्ष का प्रतीक बनता है। मदन के साहस और स्वाभिमान से कहानी का संदेश स्पष्ट होता है, इसलिए मदन को इस कहानी का नायक माना जा सकता है। प्रश्न संख्या 13। आरंभ से ही कहानीकार का स्वर व्यंग्यपूर्ण है, ऐसे कुछ प्रमाण उपस्थित करें। कहानीकार का व्यंग्यपूर्ण स्वर कई स्थानों पर दिखाई देता है। पांचों लड़कियां तो तहजीब और तमीज की तो जीती जागती मूरत ही है। यह वाक्य लड़कियों के प्रति समाज के दोहरे मापदंडों पर व्यंग करता है। जैसे कोयल घोंसले में कब उड़ जाए, जैसे कोयल घोंसले में से कब उड़ जाए। तो इसका अर्थ हो जाएगा, यह उपमा बेटियों की बोझ समझने की मानसिकता पर कटाक्ष है। अगला वाक्य है, चम्मच ऐसी कि अपना मुंह देख लो, चमक ऐसी कि अपना मुंह देख लो। यह वाक्य दिखावटी चमक दमक पर व्यंग करता है। सेन साहब द्वारा अपने बेटे के बारे में बार बार बढ़ा चढ़ाकर बातें करना भी व्यंग का एक उदाहरण है। गरीब बच्चों को मोटर छूने पर ढकेलना, यह घटना समाज में व्याप्त असमानता पर तीखा व्यंग है। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि लेखक ने समाज की विसंगतियों को व्यंग्यात्मक शैली में प्रस्तुत किया। प्रश्न संख्या 14। विष के दांत कहानी का सारांश लिखें। उत्तर। विष के दांत कहानी समाज में व्याप्त वर्ग भेद और असमानता को दर्शाती है। कहानी में सेन साहब एक धनी व्यक्ति हैं, जिनके बेटे कासू और गरीब कर्मचारी के बेटे मदन के बीच संघर्ष केंद्रीय घटना है। सेन साहब की नई गाड़ी को छूने पर मदन को दंडित किया जाता है, जो वर्ग भेद को दर्शाता है। बाद में मदन और कासू के बीच लड़ाई होती है, जिसमें मदन कासू को हराता है। यह घटना गरीब वर्ग के प्रतिरोध का प्रतीक बनती है। कहानी में मदन के पिता गिरधर का चरित्र भी महत्वपूर्ण है, जो अंत में अपने बेटे के साहस पर गर्व महसूस करता है। कहानी समाज में व्याप्त असमानता, अन्याय और वर्ग भेद पर गहरा प्रहार करती, साथ ही यह दिखाती है कि कैसे साहस और स्वाभिमान इन बाधाओं को तोड़ सकते हैं। भाषा की बात। पहला प्रश्न, कहानी से मुहावरे चुनकर उनके स्वतंत्र वाक्य प्रयोग करें। आंख का तारा, इस वाक्य में हो जाएगा, मोहन अपने माता पिता के आंखों का तारा है। अगला है मुहावरा, जीती जागती मूरत, तो इसका हो जाएगा, सेन साहब की पुत्री तहजीब और तमीज में जीती जागती मूरत है। ये नहीं लिखना है आपको। अगला मुहावरा है, अगला मुहावरा है क्या, किलकारी मारना। किलकारी मारने क्या होता है, मोहन अपने मित्रों के बातों पर किलकारी मारता है। प्रश्न संख्या 2, कहानी से विदेशक शब्द चुने और उनका स्रोत निर्देश करें। ये खुद से ही करना है। प्रश्न संख्या 3, कहानी से 5 मिश्र वाक्य चुने। अब जैसे पहला मिश्र वाक्य, उन्हें दिखाया गया है कि
ये बातें उनकी सेहत के लिए जरूरी हैं। यानी उन्हें सिखाया गया कि ये बातें उनकी सेहत के लिए जरूरी हैं। दूसरा मिश्रित वाक्य हो जाएगा, सेनों का कहना था कि खोखा आखिर अपने बाप का बेटा ठहरा। तीसरा मिश्र वाक्य हो जाएगा, औरत के पास एक बच्चा खड़ा था जिसे वह रोकने की कोशिश कर रही थी। चौथा मिश्र वाक्य हो जाएगा, मैंने मना किया तो लगा कहने जा जा। पांचवा मिश्र वाक्य, कुर्सियां लॉन में लगवा दो जब तक हम यहाँ तब तक हम यहाँ बैठते हैं। प्रश्न संख्या 4, वाक्य भेद स्पष्ट कीजिए। इसके पहले कि पत्रकार महोदय को जवाब देते, सेन साहब ने शुरू किया, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। ख में हो जाएगा, पत्रकार महोदय चुपचाप मुस्कुराते रहे। ग नंबर, ठीक इसी वक्त मोटर के पीछे खटखट की आवाज सुनकर सेन साहब लपके और शोफर भी दौड़ा। पांचवा हो जाएगा, ड्राइवर जरा दूसरे चक्कों को भी देख लो और पंप ले आकर हवा भर दो। तो पहला वाक्य जो था वो क्या है, मिश्र वाक्य। दूसरा क्या है, साधारण। तीसरा भी साधारण और चौथा संयुक्त। यानी कि इस वाक्य का बात करें तो ये कौन सा वाक्य है, ये है मिश्र वाक्य। कौन सा वाक्य है, मिश्र वाक्य। ठीक, ये है साधारण वाक्य। कौन सा वाक्य है, साधारण वाक्य। ये है संयुक्त वाक्य। कौन सा है, संयुक्त वाक्य। और चौथा ये है संयुक्त वाक्य। अच्छा, ये वाला जो है ये भी साधारण वाक्य है, ठीक उसी वक्त वाला। ये कौन सा है, साधारण वाक्य। तो यहीं पे ये अध्याय समाप्त होता है। आशा करता हूँ आप लोग को ये कक्षा अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट करके जरूर बताएं, अगर अच्छा नहीं लगा है तो भी कमेंट करके बताएं। जो भी परेशानी हुई है या उसके लिए माफी चाहेंगे। तो आपको इस वीडियो को कर देना है सब्सक्राइब, इस चैनल को कर देना है सब्सक्राइब और वीडियो को कर देना है लाइक और दोस्तों के साथ कर देना है शेयर। सारे क्वेश्चन आंसर को लिख के फेयर कॉपी बना लेनी है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।